हेलो दोस्तों, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हुए हैं और इस प्रशिक्षु बैच को आपके लिए एकदम से निःशुल्क लाया गया है और यहाँ पर हम अपनी क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम से हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगी, कुछ दिनों से मैं आपके लिए क्लास नहीं लेके आ पाई। ठीक है, तो आज हम जो है आज मैं अपनी क्लास लेके आई हूँ, तो मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइए। जल्द से जल्द जान से जान लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से जुड़ सकें और अपने डीएलएड के लिए एक अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें ताकि वो अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, क्योंकि जो डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में जो ध्यान नहीं देते हैं उनकी जो बैक लगना निश्चित हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो उसमें आपकी बैक लगनी ही लगनी है और बैक लगने से आपका बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर आपकी एक सब्जेक्ट में लगती है तो आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तो आपको पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक लगती है तो आपको पूरा सेमेस्टर बैक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखा देती हूँ। वैसे तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम हिंदी का जो है कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाल विकास पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। तो ये हम कंप्लीट करने वाले हैं, बस थोड़ी बहुत 2-4 क्लासेस बची हैं इसकी, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकेंड पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको संस्कृत और कंप्यूटर पढ़ाएंगी, तो इनके साथ भी इनकी क्लासेस में ना जुड़ना भूलिए। और मैथ्स को आपको बहुत अच्छे से बेसिक से पढ़ाएंगे, रंजीत सर पढ़ाएंगे और रंजीत सर की क्लास की टाइमिंग होती है 6 बजे की। ठीक है, तो सारे जो सब्जेक्ट हैं वो हमने इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पहले लिए हैं ताकि आप पहले से उसको कवर कर लें। ठीक है, जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं उन्हीं सब्जेक्ट में बैक लगती है। तो ये सब्जेक्ट जो हम करा रहे हैं बच्चों की, इनमें ही बैक लगती है। ठीक है, आप किसी भी बीटीसी करने वाले बच्चे से पूछ लीजिए, उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर वो सही से नहीं पढ़ा होगा तो किस सब्जेक्ट में बैक लगी होगी, या तो उसकी बाल विकास में लगी होगी, या संस्कृत में, या कंप्यूटर में, या फिर मैथ में तो लड़कियों की लगती है क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, या ऐसा होता है कि बीए करते हैं तो उस वहाँ पर हम मैथ का हमारा क्राइटेरिया होता नहीं है, इसलिए हमारी बैक लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे साथ जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स को भी जल्द से जल्द जोड़ लीजिए ताकि वो भी अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो हम आगे देखते हैं आज। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है और ये विषय है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसी को आप जो है ये ईडीओ फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, हम एजुकेशन फर्स्ट कहते हैं इसको। और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और ये आपका सबसे ज़्यादा नंबर का है, 50 नंबर का। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया है, आपका बाल विकास फर्स्ट, बाल विकास सेकंड और एसएसटी, जिसे हम सामाजिक विज्ञान या अध्ययन कहते हैं, ठीक है, वो आपका 50 नंबर का होगा। बाकी सारे पेपर आपके क्या होंगे, 25-25 नंबर के होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो हमारा क्या होगा, इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। क्या पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा के बारे में जानेंगे, मोटिवेशन। ठीक है, ये तो सभी को चाहिए, पढ़ाई करने के लिए सभी के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्या है इसका अर्थ, क्या है पूरा, इसके प्रकार क्या हैं, सब के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो अब आपकी क्लास बिल्कुल रेगुलर होगी, एक भी छुट्टी नहीं होगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जो है प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पेपर में आने पर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। आप इन्हीं नोट्स को लेके और बस खाली पढ़ना और जो है पेपर दे के आना अच्छे से। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या है ये अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा। तो अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्यवहार को समझने के लिए प्रेरणा प्रयत्न का अध्ययन अति आवश्यक है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन कहाँ से है, अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन, किससे, मोटिवेशन, इससे तो आप सभी परिचित होंगे मोटिवेशन से है कि समार्थी रूप से होता है। ठीक है, ये क्या है इसका, अभिप्रेरणा का समानार्थी रूप है। ठीक है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपसे पूछा जाए मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। और
उसमें लैटिन भाषा में मोटिवेशन को क्या कहते हैं? मोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटम कहते हैं। मोटम धातु से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? मूव। क्या करना? मूव करना। इंसाइट टू एक्शन इसका क्या होता है? मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। आप अभिप्रेरणा का अगर आपको पेपर में अर्थ आता है तो आप इसी तरीके से लिख के आइए कि अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन के समानार्थी के रूप में होता है। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा से हुई है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो मोटम, मोटम धातु से हुई है। और जिसका अर्थ क्या होता है? मूव, या इसे हम क्या कहते हैं? इंसाइट टू एक्शन। ठीक है, इंसाइट टू एक्शन बोलते हैं। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे, क्योंकि परिभाषा आपसे बहुत पूछी जाती हैं। आपका कोई भी एग्जाम ले लीजिए तो उसमें परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आपको डेफिनेशन दे दी जाएगी, उसमें मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा होगा। ठीक है, तो आपको मनोवैज्ञानिक आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। तो देखते हैं, अभिप्रेरणा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो इस प्रकार है। तो कौन कौन सी हैं? पहले इसमें है गुड के अनुसार। किसके अनुसार? गुड के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है कि क्रिया को उत्तेजित करने, नियंत्रित करने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिया को उत्तेजित करने और नियंत्रण करने तथा नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। अगली इसमें डेफिनेशन है, वो है बर्नार्ड के अनुसार। तो जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। क्या है? जब हम हैं, इनका कहना है जिसके लिए हम पहले से क्या सीरियस नहीं होते हैं, जिसके प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता है, और उसके बाद हमारे अंदर जो है लक्ष्य हम बना ले कोई भी, और उसके प्रति क्या हो, हमारी जो है हमारे अंदर उत्तेजना हो, या हमारे अंदर उसे पाने की क्या हो, एक इच्छा हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अब अगली डेफिनेशन है वुडवर्थ के अनुसार। तो प्रेरक व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु तथा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उत्तेजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वुडवर्थ के अनुसार है। तो सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर केवल आपकी बीटीसी को लेकर ही ये क्लासेस नहीं लगा रही हूँ। मैं आपके लिए इससे अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप जो है सीटेट और जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है उनमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ और डेफिनेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पूछी गई हैं या पूछी जाती हैं, वही मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अगली डेफिनेशन है गेट्स व अन्य मतानुसार। ठीक है, तो प्रेरक प्राणी के अंदर की वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या करती हैं? विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है शेफर व अन्य मतानुसार। ठीक है, अन्य लोगों के अनुसार कि प्रेरक क्रिया की वह प्रवृत्ति है जो चालक के माध्यम से उत्पन्न होती है तथा समायोजन द्वारा प्राप्त होती है। किससे? चालक के माध्यम से हमें उत्पन्न होती है और समायोजन द्वारा समाप्त होती है, ये इनका कहना है। और अगली डेफिनेशन है वो है थॉमसन के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, थॉमसन के अनुसार तो इनका कहना क्या है कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की क्या है? एक कला है। ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है ही नहीं, या इस रुचि में उसे क्या है? आभास ही नहीं है। ठीक है, कैसी? इन्होंने क्या बोला है कि एक प्रकार की कला है। रुचि प्रेरणा को क्या बताया है? एक प्रकार की कला बताया है। ठीक है, जो छात्र के अंदर है भी और नहीं भी है, उसको आभास ही नहीं है, उसी को क्या कहा है इन्होंने? उसी को इन्होंने क्या कहा है? प्रेरणा कहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन कर ली है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे। यहाँ पर हमने डेफिनेशंस देख चुके हैं,
तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार की कौन कौन से प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। ये आपसे पूछी जाती है कि अभिप्रेरणा के प्रकार बताइए, ठीक है, या उसकी अर्थ या परिभाषा बताइए। ये आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, अभिप्रेरणा को रूपों में विभाजित किया जा सकता है। इनका वर्णन निम्न रूप में किया जाता है। तो पहली क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा, मतलब हमारे अंदर से जो मोटिवेशन होता है, एक वो वाली जो होती है, एक उसी को हम क्या कहेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा कहेंगे, ठीक है, जो हमारे अंदर से जो मोटिवेशन निकलता है हमारे अंदर, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा देखते हैं क्या होती है। बालकों के सीखने में आंतरिक अभिप्रेरणा व बाह्य अभिप्रेरणा महत्व आदित्य होता है, ठीक है। इसका महत्व क्या होता है, काफ़ी होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा से तात्पर्य है मोटे तौर पर क्या है, स्वतः अभिरुचि से है, मतलब कि स्वयं हम जब किसी चीज़ की रुचि होती है उसी को क्या कहेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा कहेंगे। जब बालक किसी विषय के बारे में सीखता है जो इसका अर्थ, तो हमारे अंदर से जो हमारी रुचि उत्पन्न होती है उसी को क्या कहेंगे, आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। जब बालक किसी विषय के बारे में सीखता है तो इसका अर्थ है कि उसमें उसकी रुचि है, ठीक है। जो अगर हम किसी चीज़ को खुद से सीख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर किसी चीज़ के लिए क्या है, रुचि है, ठीक है। तो इस तरह का अभिप्रेरणा, तो इस तरह की अभिप्रेरणा ऐसे कारकों पर निर्भर करती है जो बालक में पाए जाते हैं, ठीक है, तथा उन्हें बाहर से प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो पाएगा कि अगर हम किसी व्यक्ति को देखकर हम बता दें अरे इसके अंदर ये रुचि है, जब हमें पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से नहीं दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से। अतः वातावरण के साथ साथ समायोजन करने से उत्पन्न आत्मनिर्णय तथा क्षमता के भाव की आवश्यकता को आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते जाते हैं, जितनी जितनी नॉलेज प्राप्त करते जाते हैं, ये उतनी ही क्या है, बढ़ती जाती है, और यही हमारी क्या होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक है। तो आप इसको भी समझ गए होंगे आंतरिक अभिप्रेरणा को। अब हम देख रहे हैं दूसरी अभिप्रेरणा कौन सी है। इसके बाद है बाह्य अभिप्रेरणा। क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक ऐसे प्रोत्साहन से है जो बालकों को बाहरी वातावरण में दिया जाता है, ठीक है। जो बच्चे के अंदर बाहर से रुचि डाली जाती है, मतलब कि जो चीज़ें डाली जाती हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बाहरी अभिप्रेरणा कहेंगे, तथा उसके व्यवहार को एक निश्चित दिशा में मोड़ा जाता है स्वर्ग के अनुसार। किसके अनुसार, स्वर्ग के अनुसार। वह अभिप्रेरणा वह प्रोत्साहन होता है जो बालक को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई गाइडेंस हो गया, हमारे टीचर हो गए, ये हमारे क्या होंगे, बाह्य अभिप्रेरणा के क्या होंगे, एग्जाम्पल में रखे जाएंगे, ठीक है। कि हमें वो मतलब कि एक मोटिवेशन दे रहे हैं, हमें एक तरीके की अभिप्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसा करिए बेटा, ऐसा करोगे तो आप आगे चल के और अच्छा कर पाओगे, ठीक है। कि आपने कुछ गलतियां कही हैं उनसे आप सीखिए। तो ये सारी हमारी क्या होंगी, बाहरी अभिप्रेरणा होंगी, जो किसी और व्यक्ति के द्वारा जो हमें प्रेरित किया जाएगा, सही है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने प्रकार भी देख लिए। तो प्रकार में आपने क्या देखा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। अब हम देखेंगे प्रेरकों का वर्गीकरण। क्या है, प्रेरकों का वर्गीकरण। तो प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने दिया है जिनमें महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से विद्वान हैं, तो पहला इसमें देखते हैं। पहला क्या है, इनके अनुसार किस तरीके से वर्गीकरण किया गया। पहला है जन्मजात प्रेरक। क्या है, जन्मजात प्रेरक। ये प्रेरक व्यक्ति में जन्म में ही पाए जाते हैं। इनको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम। ये हमारे क्या होते हैं, जन्मजात प्रेरक होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये नहीं होगा, पूछा जाएगा कि जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं। आपको एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे कि जन्मजात मतलब कि भूख, प्यास और मतलब कि दूसरे अर्जित प्रेरक, इनको आपको बताना पड़ेगा कि इसमें जन्मजात प्रेरक कौन से हैं। तो उसमें आपको इसको ध्यान में रखना है। सेकंड देखते हैं अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक क्या है, ये प्रेरक अर्जित किए जा सकते हैं, यह सीखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि रुचि, आदत या सामुदायिकता, ठीक है। किसी समूह में हम जो है हिस्सा ले रहे हैं और उसको जो है नेतृत्व वगैरह कुछ कर रहे हैं, या हमारे अंदर जो रुचि है, हमारी आदतें हैं, वो हमारी क्या होंगी, अर्जित की हैं हमने, ठीक है।
थर्ड इसमें है मनोवैज्ञानिक प्रेरक। क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रेरक। यह प्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक दिशाओं के कारण उत्पन्न होता है। तो गैरिट के अनुसार क्या कहा गया है? गैरिट ने इनके अंतर्गत संवेगों को स्थान दिया है। तो ये आपका सीटेट लेवल का क्वेश्चन बनना है कि गैरिट ने जो अभिप्रेरणा है उसको किसके अंतर्गत रखा है? तो किसके? संवेगों के अंतर्गत रखा है। तो कौन कौन से संवेग बताए हैं? क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद, ये हमारे क्या होते हैं? संवेग होते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपका बनता है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं। इसमें है सामाजिक प्रेरक। क्या है? फोर्थ सामाजिक प्रेरक है। तो ये प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जैसे क्या है? आत्मसुरक्षा, आत्मदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता आदि। ठीक है, अब फिफ्थ इसमें है कि स्वाभाविक प्रेरक। क्या है? स्वाभाविक प्रेरक। ये प्रेरक व्यक्ति में स्वभाव में ही पाए जाते हैं। जैसे उसका स्वभाव होगा, मान लो कि जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्त आदि, ये हमारे क्या होते हैं? स्वाभाविक प्रेरक होते हैं। ठीक है, सिक्स्थ हमारा प्रेरक है वो है कृत्रिम प्रेरक। तो कृत्रिम प्रेरक क्या है? ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं। जैसे क्या है? दंड हो गया, प्रशंसा, पुरस्कार, ठीक है, और सहयोग, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य में प्रेरणा आदि। तो ये भी हमारे क्या होते हैं? कृत्रिम प्रेरक होते हैं। अगर कोई हमें दंड दे रहा है तो इससे भी हमें क्या मिल रहा है? एक अभिप्रेरणा मिल रही है। और कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो भी हमें अभिप्रेरणा मिल रही है। मान लीजिए अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हमें पुरस्कृत किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है? हमें मोटिवेशन मिलता है, अगले क्लास में जो हम जाएंगे तो उसके लिए हम और मेहनत करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है, अगर बीटीसी में आप अच्छे से मेहनत करेंगे तब आप जो है अपने सेकंड सेमेस्टर में और अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी बैक लग जाती है तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं हमारी क्लासेस रेगुलर देखिए। इससे आपको क्या है? कोई भी कठिनाई नहीं होगी। डीएलएड पास करने में कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको इसकी प्रॉपर जो है तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम के लिए एकदम बैठे रहना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यू हैं और कुछ सब्जेक्ट भी हैं बिल्कुल नए हैं। सही है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम और देखेंगे, अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे। यहाँ पर हमने इसका वर्गीकरण अच्छे से देख लिया, आपको समझ में आ गया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। आप किसी भी क्लास में कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ही गलत बात है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रेरणा के तत्व। इनके कौन कौन से तत्व होते हैं? तो इसके दो तत्व होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। कौन सा होता है? एक सकारात्मक होगा, एक नकारात्मक होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो पहला देखते हैं सकारात्मक प्रेरणा क्या होती है। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस कार्य को करने से उसे क्या होता है? सुख और संतोष प्राप्त होता है। ठीक है, तो जिस कार्य को आपको करने से सुख और संतोष प्राप्त हो रहा है वो आपकी क्या है? सकारात्मक प्रेरणा है। कैसी? सकारात्मक प्रेरणा है। ठीक है, तो आपको किसी किसी को क्या है? फ़ोन चलाने से संतोष प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है। ठीक है, गेम खेलने से हो रहा है, तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव प्रेरणा है। ठीक है, अब नकारात्मक प्रेरणा देखते हैं। तो नकारात्मक प्रेरणा में, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से ना करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। इस प्रकार को करने से उसे किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, जब जो है हम किसी और के कहने पे कुछ मतलब कि कर रहे हैं, ठीक है, कोई कार्य कर रहे हैं, इससे क्या होगा? हमें जो है एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जबरदस्ती आपसे मतलब कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? आपको फ़ोन चलाने का बहुत मतलब पूरा दिन आप फ़ोन चलाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? नहीं, फ़ोन नहीं चलाना, पढ़ाई करना है, केवल पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है? आपको बाहर से जो ये आपका बाहरी कारण होगा। ठीक है, बाहर से आप पर जोर दिया जा रहा है कि आप पढ़ाई करिए, उस कार्य करने के लिए। लेकिन इससे क्या होगा? लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, भले ही ये नेगेटिव प्रेरणा है लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हमने इनके तत्व भी देख लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रेरणा देने वाले घटक। कौन कौन से इनके घटक होते हैं, कि कभी आपको घटक पूछ लिया जाए तो आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे प्रेरणा देने वाले घटकों को
निम्न रूप से समझा जा सकता है। पहला इसमें क्या है, उत्तेजना। तो उत्तेजना किसके द्वारा दी गई है, यह है डोनाल्ड हैब के अनुसार। किसके अनुसार, डोनाल्ड हैब के अनुसार। तो उत्तेजना अर्थात जागरूकता शक्ति प्रदान करती है लेकिन दिशा निर्देशन प्रदान नहीं करती है। ये शक्ति तो दे सकती है आपको उत्तेजना, लेकिन आपको दिशा नहीं बता सकती कि आपको किस दिशा में जाना है। यह एक इंजन के समान है लेकिन उसका मार्ग परिवर्तित करने वाला साधन नहीं है। ठीक है, उत्तेजना निम्न, मध्यम और उच्च हो सकती है। उत्तेजना कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। एक तो निम्न उत्तेजना होगी, मध्यम उत्तेजना होती और उच्च उत्तेजना होगी। इसके बाद सेकंड देखते हैं आकांक्षा। तो आकांक्षा का उत्तेजना स्तर से सीधा संबंध है। ठीक है, हम उस स्थिति में उत्तेजित हो उठते हैं जब हम देखते कुछ और हैं और देखना कुछ और चाहते हैं। ठीक है, तब हम क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं। ठीक है, तो हमारी आकांक्षाएं जो होती हैं जाग जाती हैं। ठीक है, हम उत्तेजित हो जाते हैं। तो इन दोनों का क्या है, संबंध है। अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे इसके घटक क्या होते हैं। इसके बाद अगला है, थर्ड है प्रोत्साहन। क्या है, प्रोत्साहन। तो प्रोत्साहन, रिफोर्समेंट इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम, लक्ष्य तक पहुंचने का साधन होता है। तो रिफोर्समेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो इनका स्वरूप कैसा होता है, पुरस्कार के रूप में भी हो सकता है और संकेत के रूप में भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे स्कैनर के अनुसार क्या कहा गया है, पुनर्वलन ही प्रोत्साहन है अतः धनात्मक तथा ऋणात्मक पुनर्वलन को प्रोत्साहन का काम करते हैं। ठीक है, या तो धनात्मक होगा या तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। सही है। अब इसमें फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इसमें क्या है, दंड है। तो दंड में क्या है, दंड का उद्दीपन के समान है। दंड क्या है, उद्दीपन के समान है और इससे व्यक्ति बचने का प्रयास करता है अर्थात उसे दूर भागना चाहता है। क्या है, दंड से बच्चा जो है दूर भागना चाहता है। तो बोम्स स्मिथ के अनुसार, किसके अनुसार, बोम्स स्मिथ के अनुसार विद्यालयी दंड प्रतिरोध नहीं होता है। ठीक है, उसका उद्देश्य प्रशिक्षण होता है। ठीक है, दूसरे उनके अवलोकन से अन्य बालकों का प्रशिक्षण, साथ ही उसे और दूसरों को पुनर्अपराध करने से बचना है। पुनर्अपराध करने से क्या है, बचाना है। जो हमें विद्यालय में दंड मिलता है ये हमारे लिए क्या होता है, कोई मतलब गलत दंड नहीं होता, किसी हमारे कार्य को सुधारने के लिए, हमें अच्छी दिशा दिखाने के लिए, या हम कोई अपराध नहीं करें इसके लिए जो है हमें दंड दिया जाता है, ये दंड। ठीक है, तो ये इसके लिए हम कोई प्रतिरोध नहीं करेंगे कि मान लीजिए कोई टीचर ने हमें मार दिया, अगले दिन हम डंडा लेके पहुँच गए उसको मारने, तो ऐसा नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, दंड जो होगा पॉजिटिव दंड होगा। सही है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इसका सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, जो सिद्धांत है इसका, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि इससे क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसको हम क्या कहते हैं, गोंग का सिद्धांत कहते हैं। अभिप्रेरणा का पद अनुक्रमण सिद्धांत, तो किसी भी नाम से आपको आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। इंग्लिश में कहेंगे नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आगे देखेंगे अब ये किसके द्वारा दिया गया है, तो इसे मोजले द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं का पद अनुक्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, इसे हम क्या कहेंगे, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत भी कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे जानेंगे इस सिद्धांत की शुरुआत किसने की गई थी। तो इस सिद्धांत की जो शुरुआत की थी वो की थी विलियम जेम्स और थ्रिल गिरी ने की थी। लेकिन जो इस सिद्धांत के विकास का श्रेय किसको जाता है, विलियम मैकेवल को जाता है। ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है, विलियम मैकेवल को जाता है। अब आगे देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियों विद्यमान रहती हैं, जिसे क्या कहते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं,
मूल प्रवृत्ति कहते हैं। एग्जाम्पल में डालेंगे जैसे शेर की शिकार करने की आदत। तो शेर जो होता है, जो शिकार करने की उसके अंदर आदत होती है, वो उसकी जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है। जैसे वो अपने माँ बाप को देखता है कि वो शिकार कर रहे हैं, तो ये आदत उसके अंदर भी क्या होती है, विद्यमान रहती है। और सेकंड इसमें है चिड़िया। तो यहाँ पर ये अगला एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो है चिड़िया के पास पहुँचने पर उसका उड़ जाना। क्या हो जाना, उड़ जाना। ये यहाँ पर आपका ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे पास होगा। पास होगा, ठीक है। ठीक है, चिड़िया के पास पहुंचने पे जो उड़ जाती है तो उसकी क्या होती है, ये जन्मजात विशिष्ट प्रवृत्ति विद्यमान उसके अंदर होती है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इस सिद्धांत के बारे में। मैकडूगल का मानना है कि जब व्यक्ति में कोई मूल प्रवृत्ति क्रियाशील होती है तो वह विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। उसके करने से उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, संतुष्ट होती है। ठीक है, मैकडूगल ने क्या कहा था कि इंस्टिंक्ट्स आर द स्प्रिंग्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, यह जन्मजात प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का उद्गम होती हैं, जिनको मुख्य 3 विशेषता होती हैं। जो हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां होती हैं हमारे विकास के लिए, हमारे व्यवहार के उद्गम के लिए, वो उसकी 3 विशेषताएं इन्होंने बताई हैं। तो कौन कौन सी है, ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं। थर्ड इसमें है ये जन्मजात होती हैं और ये मानव व्यवहार को प्रेरित करती हैं। क्या करती हैं, हमारे व्यवहार को प्रेरित करती हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका व्यवहार आएगा, यहाँ पर ये आपका प्रवृत्ति आएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। और अब आगे देखेंगे, मैकडूगल ने अपने सिद्धांत में 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां से जुड़े क्या बताए हैं, संवेग बताए। कितने प्रकार के संवेग बताएं, आपसे पूछा जाएगा। मैकडूगल ने अपने सिद्धांत में कितने प्रकार के संवेग बताएं, कितने प्रकार के बताएं, 14 प्रकार के बताए हैं। इनमें से कोई भी मूल प्रवृत्ति जब क्रियाशील होती है तो व्यक्ति के भीतर क्या होती है, मनोदैहिक तनाव और अल्प उत्पन्न हो जाती है, मतलब कि स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। इसमें मुक्ति पाने के लिए वह एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करता है। क्या करता है, एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करता है, जिसके करने से उसका क्या होता है, तनाव दूर होने की संभावना होती है। इसीलिए मूल प्रवृत्तियां संवेग के रूप में क्या होती हैं, प्रदर्शित होती हैं। और मैकडूगल के अनुसार क्या कहा गया है कि संवेग मूल प्रवृत्तियों का क्रियाशील स्वरूप होता है। संवेग मूल प्रवृत्तियों का क्रियाशील स्वरूप होता है। आपसे पूछा जाए कि ये बात किसके द्वारा कही गई है, तो ये बात मैकडूगल के द्वारा कही गई है। अब एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे सांप को देखना। जब हम सांप को देखते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जो संज्ञान में क्या आता है, देखकर जाना ही जहरीला। देखकर हम जान जाते हैं कि वह क्या है, जहरीला है। अब हमारे अंदर भाव क्या आएगा, डर। हम डर जाएंगे कि अरे ये तो सांप जहरीला है, तो ये हमारे अंदर क्या हो जाएगा, डर बैठ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्रियात्मक क्या करेंगे, भागना। हम क्या करेंगे, भाग जाएंगे या चले जाएंगे। और ये हमारी क्या होती है, पलायन होता है। ये हमारी क्या कही जाती है, मूल प्रवृत्ति कही जाती है। क्या कही जाएगी, दूसरे कलर से लिखते हैं। ये हमारी जो होगी
मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। मूल, जगह कम है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, मूल प्रवृत्ति होगी। सही है कि हमने पलायन कर दिया या हम भाग गए। तो इस तरीके से हम जो हैं, अगर हम किसी सांप को देखते हैं तो ये हमारे अंदर क्या है, जो संवेग हैं या भाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। और जो मूल प्रवृत्ति को क्या बताया है, क्रियाशील बताया है। क्या होती है, क्रियाशील होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और मैं भी आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ पर हमने इससे जुड़ा क्या है, सिद्धांत देखा। इस सिद्धांत से जुड़ा क्या, इस सिद्धांत से जुड़ी क्या थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखी। अब हम सिद्धांत देखेंगे इसका। अभिप्रेरणा का पद अनुक्रम सिद्धांत, तो नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इस सिद्धांत का निर्माण एक प्रकाशन अब्राहम मॉस्लो ने किया और इस सिद्धांत के अनुसार अपनी आवश्यकताओं के कारण प्रेरित होता है, इसीलिए वह क्या होता है, क्रियाशील होता है। जो व्यक्ति या मानव है वो क्या है, अपनी आवश्यकताओं के कारण ही क्या होता है, प्रेरित होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रियाशील। इसीलिए वह क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। आगे हम देखेंगे, गोल्डस्टीन मनोवैज्ञानिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या है कि है ऑर्गेनिज्म थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में लिखा है कि देखा जाए तो वास्तव में एक ही प्रकार मानवीय प्रेरक होते हैं जिसे हम आत्मानुभूति कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मानुभूति कहते हैं। मुख्य मानवीय जो प्रेरक होते हैं उनके लिए इन्होंने क्या कहा है, आत्मानुभूति कहा है। इनकी बुक का नाम आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देंगे उसमें, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इनके। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे और देखेंगे इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा है। तो बाकी सभी प्रेरक जैसे भूख, प्यास, नींद, क्या है, भूख, प्यास, नींद, सम्मान, शक्ति आदि जो हैं द्वितीय श्रेणी के प्रेरक हैं कि आत्म अनुभूति को प्राप्त करने के माध्यम हैं। ठीक है, और मैस्लो ने इस सिद्धांत के आवश्यकताओं के वर्गीकरण और क्रमों की व्याख्या की है और उन सभी प्रेरक तथा आवश्यकताओं एक निश्चित होती हैं। ठीक है, और उनकी संख्या कितनी बताई है, पाँच बताइए। कितनी बताइए, 5 बताइए। जिस समय विशेष में जो प्रेरक सबसे अधिक उत्तेजना करता है वह हमारे पूरे व्यवहार पर छा जाता है। ठीक है, और प्रथम श्रेणी में प्रेरक के शांत होने पर ही इसकी श्रेणी का प्रेरक जागृत होता है। ठीक है, जो दूसरी श्रेणी का प्रेरक होता है वो जागृत होता है। ठीक है, अगर पहले प्रेरक में हम शांत रहेंगे तभी हमारा दूसरा प्रेरक क्या हो, जागृत होता है और फिर वह हमारे व्यवहार पर छा जाता है। इस प्रकार से यह जो क्रम होता है वो चलता रहता है और सबसे अंत में 5वां प्रेरक स्वभावी होता है। तो इन्होंने क्या है, प्रेरक दिए हैं। इन प्रेरक को हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रेरक बताएं। कितने बताए हैं, 5 प्रेरक बताए हैं। और इन्होंने कहा है जब एक शांत होता है तभी दूसरा क्या है, दूसरा प्रेरक जो है जागृत होता है। अब हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मैस्लो ने अपने सिद्धांत में 5 श्रेणी के प्रेरक की व्याख्या की है जो निम्न है। तो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ये हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे। तो उच्चतम स्तर के क्या होंगे, वो होंगे आत्मसिद्धि की प्राप्ति। 5th वाला क्या है, 5th है, ये 4 है, ये 3rd है, ये 2nd है और ये आपका 1st है। ठीक है, तो प्रथम वाला जो है 5th वाले को ऊपर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, ऊपर रखा गया है। तो हम नीचे से चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट इसमें क्या है, फर्स्ट में है मनोदैहिक शक्ति
मनोदैहिक शारीरिक आवश्यकता क्या है? मनोदैहिक शारीरिक आवश्यकता। और इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से क्या क्या आते हैं? इसके अंतर्गत हमारी भूख, प्यास और नींद, आराम आता है। क्या आता है? इसके अंदर आएगी भूख, प्यास आएगी, ठीक है, और नींद वगैरह आएंगी। क्या आएगी? नींद हो गई, ठीक है। और जो आराम वगैरह हम करते हैं वो हमारी इसके अंतर्गत आती हैं। इसको ही हम शारीरिक आवश्यकता कहते हैं, फिजिकल नीड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फिजिकल नीड बोलते हैं। और सेकंड इसमें है सुरक्षा की अवस्था। क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता। तो जो है हमें सुरक्षा की आवश्यकता है, जब हमारे लिए ये शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं हमारी वो पूरी हो रही हैं हमारी, तो हम क्या चाहेंगे? हमारे अंदर जो है सुरक्षात्मक आवश्यकता भी हो, कि मतलब कि नौकरी हो, पैसा हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास हो, ठीक है। तो सेकंड स्तर पे हम क्या चाहेंगे? हमारे लिए क्या है? एक अच्छी सी नौकरी हो और खूब सारा पैसा हो, ठीक है। ये तो आप सभी चाहते हैं, इसलिए तो सब जो है मेहनत कर रहे हैं, नौकरी चाहिए। इसके अंतर्गत नौकरी आएगी और क्या आएगा? पैसा आएगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वो है प्रेम व स्नेह की अवस्था। क्या है? प्रेम और स्नेह की अवस्था होती है। इसके लिए हम क्या कहते हैं? आत्मीयता की अवस्था कहते हैं, ठीक है। जब रुपया पैसा आ जाएगा हमारे पास तो हम ये भी चाहेंगे अरे हमसे कोई प्रेम भी करे, ठीक है, हमें स्नेह करे, ठीक है। तब नौकरी वोकरी मिल जाती है तभी क्या व्यक्ति शादी करता है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, फोर्थ स्टेज पे चलते हैं। फोर्थ स्टेज क्या है? आत्मसम्मान की अवस्था। क्या है? आत्मसम्मान की अवस्था। तो आत्मसम्मान में क्या, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमें ऐसा लगेगा कि हमारे पास मान लीजिए कि नौकरी भी है, ठीक है, हमारी अच्छी शादी भी हो गई। अब हम क्या चाहेंगे कि हमारी जो है आत्मसम्मान की आवश्यकता हो जाएगी हमें, कि हमें ऐसा लगेगा कि आत्मसम्मान आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? आत्मसम्मान आ जाएगा। और हमें ऐसा भी लगेगा कि दूसरा भी हमारा क्या है? सम्मान करे, ठीक है। तो फिफ्थ इसमें स्टेज क्या आएगी? फिफ्थ इसमें आएगी आत्मसिद्धि की प्राप्ति। क्या है? आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो ये स्टेज वही होती है जब हम बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, हम जो क्या है संन्यास ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है साधु वगैरह आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके क्या आएंगे? जब हम क्या है एकदम से क्या ले लेंगे? संन्यास वगैरह ले लेंगे, मतलब कहीं पहाड़ी वाड़ी पे जाके क्या है, पहाड़ी वाड़ी पे जाके जो है ध्यान मग्न हो जाते हैं, सभी सुख सुविधाओं से सबसे बिल्कुल सब त्याग व्याग के चले जाते हैं। तो ये हमारी फिफ्थ अवस्था होती है। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहली अवस्था की शारीरिक अवस्था है कि हमारी जो भूख लग रही है उसको वो हमारी पूरी हो जाए, जो नींद है, प्यास है, वो हमारी शारीरिक अवस्था जितनी भी हैं पूरी हो जाए। इसके बाद क्या होगी? सुरक्षा की अवस्था। सुरक्षा की अवस्था में क्या, हमें ऐसा लगेगा अरे हमें अब नौकरी मिल जाए, हमारे पास खूब पैसा ही पैसा हो। जब नौकरी और पैसा होगा तो पैसा खर्च करने वाला भी तो कोई चाहिए, या कोई चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? विवाह करेंगे। इससे हमें क्या स्नेह और जो है प्रेम की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेज क्या है? आत्मसम्मान की मतलब कि आत्मसम्मान की आवश्यकता होगी। और सबसे लास्ट में अंत में जाके क्या होगा? आत्मसिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, जब हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी? आत्मसिद्धि हो जाएगी। इसी को हम बौद्धिक अवस्था क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसी को हम कहेंगे बौद्धिक ठीक है, बौद्धिक अवस्था कहेंगे। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके लिए रट लीजिए, अगर आपको आता है आप ये बना के आ जाइए, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। अब वहाँ पर आप ये डाल देना कि ये किसका सिद्धांत है। अगर आपको ये सिद्धांत आता है तो इसके बारे में आप ज़रूर लिखना, ठीक है। और इस तरीके से आप डायग्राम बना के आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारे ऊपर के जो 2 होते हैं वो उच्चतम स्तर होते हैं, और जो नीचे के होते हैं 3 स्तर वो क्या होते हैं? निम्नतम स्तर कहलाते हैं, सही है। तो अब हम आगे चलते हैं। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, केवल देखते ही नहीं रहिए खाली बुद्ध बन के, ठीक है। कुछ बताइए कि कैसी लग रही है क्लास।
अब हम आगे देखते हैं शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व, कि शिक्षा में हमारी अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। तो बालकों के सीखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा द्वारा ही आगे बढ़ती है। तो प्रेरणा द्वारा ही बालकों में शिक्षा के कार्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है और यह संघर्षशील बनती है। कैसी होती है? ये हमें कैसे बनाती है? संघर्षशील बनाती है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का महत्व निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से शिक्षा में इसका महत्व है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि शिक्षा से रिलेटिव आपका एजुकेशन है, तो शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व बताइए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखना, ये की पॉइंट्स भी याद रखना, इनके अंदर क्या आएगा वो भी याद रखना। तो सीखना क्या है? लर्निंग। तो सीखने का प्रमुख आधार प्रेरणा है। क्या है? हम तभी सीखते हैं किसी चीज़ को जब हमारे अंदर जो है प्रेरणा होती है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने की क्रिया में परिणाम का नियम एक प्रेरक कार्य करता है। जिस कार्य को करने से सुख मिलता है उसे वह पुनः करता है, और जिस कार्य को करने से हमें दुख मिलता है उसको हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। यही कारण क्या है? नियम है। अतः माता पिता व अन्य के द्वारा बालक की प्रशंसा करना प्रेरणा का संचार करता है। अगर हमारे माता पिता जो हैं, हमारे सगे संबंधी अगर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं, एकदम खिल जाते हैं। चाहिए, तो इससे क्या होगा? हमारे अंदर प्रेरणा का संचार हो जाता है। ठीक है, आपको भी ऐसा लगता होगा कि रिश्तेदार आपके सामने जो है आपके माता पिता से जो है कहता होगा, अरे आपका बच्चा बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप तो बिल्कुल खुश हो जाते होंगे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लक्ष्य की प्राप्ति। तो लक्ष्य की प्राप्ति में क्या है? प्रत्येक बच्चे का क्या होता है? एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रेरणा का मुख्य भूमिका होती है। ये सभी लक्ष्य प्रकृति प्रेरकों के द्वारा प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? प्राकृतिक प्रेरकों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। अब थर्ड इसमें देखते हैं चारित्रिक निर्माण। क्या है? चरित्र निर्माण। तो चरित्र निर्माण शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है। इससे नैतिकता का संचार होता है। अच्छे विचार संस्कार जन्म लेते हैं और उनका निर्माण होता है। अच्छे संस्कार निर्माण में प्रेरणा का मुख्य स्थान है। ठीक है, अच्छे संस्कार होंगे तभी हम तो आगे जाके अच्छा इंसान बन पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे यहाँ पर आपके लिए जो अच्छा आपका चरित्र बनेगा, इसके लिए आपके अच्छे टीचर हो सकते हैं। ठीक है, जो आपके आसपास के रहने वाले लोग हो सकते हैं। सही है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आप कुछ सीखें। ठीक है, आगे चलेंगे, फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में है अवधान। ठीक है, सफल अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों का अवधान पाठ की ओर बना रहे। यह प्रेरणा पर ही निर्भर करता है। प्रेरणा के अभाव में पाठ की ओर अवधान नहीं रह पाता है। ठीक है, अगर प्रेरणा नहीं है तो हमारे अंदर क्या है? जो अटेंशन है उसके लिए भी क्या है? अगर वो रह नहीं जाएगा। ठीक है, हमारी अंदर जो है अवधान होगा ही नहीं, अटेंशन होगी ही नहीं। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हमारी क्लास कंप्लीट ही होने वाली है, लास्ट स्लाइड है ये। तो फिफ्थ इसमें देखे हैं कि अब जो शिक्षा में अभिप्रेरणा का जो महत्व है वो है फिफ्थ वाला देखेंगे कि अध्यापन विधियाँ। तो शिक्षण में उपस्थिति के अनुरूप अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों में भी प्रेरणा का मुख्य स्थान होता है। ठीक है, तो बहुत सारी शिक्षण विधि हैं, क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए हम ही टीचर बनने जा रहे हैं तो हम जो नई नई शिक्षण विधियों का यूज करेंगे तभी तो बच्चे को अच्छे से सिखा पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगी? एक अभिप्रेरणा होगी बच्चे के लिए। आगे देखते हैं, 6 है पाठ्यक्रम। क्या है? पाठ्यक्रम, तो करिकुलम। ठीक है, तो बालकों में पाठ्यक्रम निर्माण में भी प्रेरणा का मुख्य स्थान होता है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का स्थान देना चाहिए जो उनमें प्रेरणा और रुचि उत्पन्न कर सकें, तभी बच्चे का वातावरण बन पाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल की जो बुक्स आती है बहुत ही एकदम से क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत होती है। ठीक है, उन बुक्स में बहुत सारे क्या है? पिक्स छुपी, मतलब पिक्स होती हैं। इससे बच्चे को आकर्षक, मतलब कि बच्चे किताब पढ़ने के लिए बहुत ही उत्साहित होता है। ठीक है, तो उनको वो बार बार पलट पलट के देखता है। उन चित्रों से भी वो मतलब कि ये सीखता है। इससे उसकी क्या होती है? उसके अंदर एक रुचि भी उत्पन्न होती है।
तो अगला 7वां पॉइंट देखेंगे, अनुशासन क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो यहाँ अभी प्रेरणा में किस तरीके से निभा रहा है, यदि उचित प्रेरकों का प्रयोग विद्यालय में किया जाए तो अनुशासन की समस्या प्रायतः सीमा तक हल हो सकती है। तो डिसिप्लिन क्या है, खुद ब खुद आ जाएगा। अगर उचित प्रेरकों का प्रयोग विद्यालय में हो रहा है तो विद्यालय में अनुशासन जो है खुद आ जाएगा। आपको बच्चे से कहना नहीं पड़ेगा कि अनुशासन में रहिए, ठीक है, वो खुद ही जो है अनुशासन में रहना सीख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। यहाँ पर हमने शिक्षा में जो अभिप्रेरणा का महत्व था वो भी जान लिया है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो है लाइक जरूर कर दिए करिए। लाइक नहीं करते हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी डीएलएड में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके, क्योंकि हम भी नहीं चाहते किसी बच्चे की बैक आए और आप भी ना चाहें कि आपके साथ वाले की किसी की बैक आए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इससे जो है आप जो है अच्छा स्कोर अपनी बीटीसी में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारे चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, ठीक है। तो माफ़ी चाहूँगी इतने दिन से क्लास नहीं ले पाई, अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ये हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना मेरे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कल फिर से मिलते हैं हम। ओके, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।